मैं दिलदीपक त्रिपाठी सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत रॉलेट एक्ट पढ़ा था कि किस प्रकार ये काला कानून आता है और भारत में मात्र संदेह के आधार पर क्रांतिकारियों के दमन के लिए ये लागू कर दिया जाता है। संदेह के आधार पर भारतीयों को गिरफ्तार कर लिया जाता था, नजरबंद कर लिया जाता है। उसमें कुछ ऐसे प्रावधान होते हैं जिसका विरोध पूरे भारत में होना शुरुआत होता है। गांधी जी से लेकर सभी लोग इसका शुरुआत करना शुरू करते हैं। इन्हीं विरोध प्रदर्शन के खिलाफ पंजाब में अमृतसर नामक एक शहर है, वहां पर एक अंग्रेजों के द्वारा एक हत्याकांड किया जाता है जिसको जलियांवाला बाग हत्याकांड हम लोग करते हैं। इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे, इसी हत्याकांड के बारे में अध्ययन करेंगे और इसका क्या दूरगामी प्रभाव पड़ा इनके बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम लोग का जो क्लास का आपका मुख्य उद्देश्य रहेगा, इसके कारणों का अध्ययन करेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ, इसके प्रमुख कारण क्या थी, इस हत्याकांड में क्या हुआ था, इसकी जो जांच रिपोर्ट आई थी उसमें क्या कहा गया और इसका दूरगामी परिणाम क्या होगा, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से अध्ययन करेंगे। जलियांवाला बाग का कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इसको अध्याय शुरुआत करने से पहले हमको जान लेना चाहिए। ये घटना कहाँ हुआ था, अमृतसर पंजाब में हुआ था। ठीक है, किस दिन हुआ था, 13 अप्रैल 1919 के दिन हुआ था। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, तो ब्रिटिश भारतीय सैनिक और जनरल डायर। अच्छा, एक चीज और, जनरल डायर या अधिकांश लोग नाम जाते हैं, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसको कंफ्यूजन थोड़ा दूर करने की कोशिश करेंगे कि डायर कौन था। डायर यहाँ पर दो, अभी हम आपको बताएंगे, दो डायरों का नाम आता है। एग्जाम में कभी कोई पूछ देता है, दोनों डायर का नाम लिख देते हैं तो हम इससे कंफ्यूज जाते हैं। कितने लोग की हत्या हुई थी, लगभग 370 से अधिक हत्या हुई थी और ये आधिकारिक डाटा है जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा पब्लिश किया गया था, हंटर कमीशन के द्वारा पब्लिश किया गया था। भारतीय इतिहासकारों के अनुसार इसकी संख्या और ज्यादा है और करीब 1000 से लेकर के 2000 के बीच आम जनता यहाँ पर मारी गई थी। ठीक है, ये घायलों की संख्या इसी रेशियो के आधार पर ये परिवर्तित हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसको अध्ययन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं बैकग्राउंड से, पिछले क्लास के बैकग्राउंड से, जब रॉलेट एक्ट पास होता है। ठीक, उससे थोड़ा हम पीछे जाते हैं कि क्या होता है कि जब 1905 में बंगाल का विभाजन होता है और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हो जाती है, उस परिस्थिति में आगे चल करके आंदोलन को शुरुआत करने के तरीकों को लेकर के दो वर्ग बढ़ जाते हैं कांग्रेस में, गर्मपंथ और नरमपंथी। ठीक है, जिसके कारण पूरा का पूरा जो आंदोलन रहता है, स्वदेशी आंदोलन, वो क्या होता है, वो कमजोर साबित होने लगता है। आगे चल करके इन लोग को रियलाइज होता है, दोनों लोग को रियलाइज होता है, गर्मपंथी और नरमपंथी वालों को, और ये आपस में मिल करके क्या करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मध्य जो नरम दल था, चरमपंथ, ये दोनों आपस में आ जाते हैं। इधर मुस्लिमों के लिए जो अलग पार्टी बना था, मुस्लिम लीग अलग बना था, वो भी 1916 में क्या हो रहा है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ संधि या लखनऊ पैक्ट के द्वारा समझौता हो गया। अब ये दोनों हिंदू मुस्लिम एक आ गए हैं, नरमपंथ और जो आपके उदारवादी हैं वो एक साथ आ गए हैं और ये सभी मजबूत होकर के अंग्रेजों का विरोध प्रदर्शन करना शुरुआत की। उधर 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरुआत हो जाता है। प्रथम युद्ध शुरुआत होने के कारण आपका भारत में क्रांतिकारी संगठनों का उदय होना शुरू होता है जो अधिकांशतः रशिया के विचारों से प्रभावित थे। ठीक है, उनको कंट्रोल करने के लिए 1915 में सुरक्षा अधिनियम आता है जो कमजोर साबित होने लगता है। जैसे ही प्रथम युद्ध खत्म होता है तो 1919 में सरकार उसको विस्तार के लिए और कठोर कानून लाने के लिए क्रांतिकारी संगठनों पर रॉलेट एक्ट लागू कर देता है। अब इस रॉलेट एक्ट के कठिन प्रावधानों को देख करके पूरे भारत में इसका विरोध प्रदर्शन होने लगता है और विरोध प्रदर्शन के तहत भारत में बड़े पैमाने पर राजनीतिक अशांति हो जाती है। अब इसको सुनियोजित करने के लिए गांधी जी आते हैं आगे और गांधी जी क्या करते हैं, सत्याग्रह सभा का गठन करते हैं 24 फरवरी 1919 में और ये डिसाइड करते हैं, ये घोषणा करते हैं कि हम लोग इस सत्याग्रह सभा के द्वारा 6 अप्रैल 1919 में क्या करेंगे, देशव्यापी हम लोग क्या करेंगे, विरोध प्रदर्शन करने की शुरुआत करेंगे। क्योंकि उसी समय 18 मार्च के करीब रॉलेट एक्ट जो था अब वो कानून के रूप में भारतीयों पर लागू कर दिया गया था। काफी कठोर प्रावधान थे उसमें। ठीक है, गांधी जी डिसाइड कर लेते हैं कि देशव्यापी हड़ताल होगा। पंजाब से उनको न्योता आता है कि आप आइए इस आंदोलन की जो शुरुआत कीजिए वो कहां से कीजिए, वो पंजाब से कीजिए। गांधी जी पंजाब जाते हैं। ठीक है, उसी दौरान पंजाब के करीब दिल्ली में
30 मार्च 1919 को स्वामी श्रद्धानंद जी के द्वारा एक विशाल प्रदर्शन किया जाता है। अब पंजाब के लोग और उत्साहित हो गए, ठीक है। गांधी जी पंजाब, तो गांधी जी पहुंच गए। 6 अप्रैल को पूरा विरोध प्रदर्शन शुरुआत हो जाता है। अब अंग्रेजों को लगता है कि ये विरोध प्रदर्शन कहीं 1857 का गदर न साबित हो जाए, क्रांति न साबित हो जाए, तो उसके लिए गांधी जी को तुरंत 8 अप्रैल 1919 को पंजाब के पलवल नामक जगह से गिरफ्तार कर लिया जाता है। वर्तमान में जाएंगे तो जो पलवल जो जगह है वो हरियाणा में पड़ेगा, लेकिन उस समय पंजाब में था। गांधी जी को गिरफ्तार करके बंबई भेज दिया जाता है। बंबई से गांधी जी वहां को छोड़ दिया जाता है, तो वो अहमदाबाद चले जाते हैं। ये सारा घटनाक्रम हो रहा है। देखिए, अब हम जाते हैं पंजाब में, जो विरोध का सेंटर था, जहां पर गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था, वहां पर कौन सा घटनाक्रम हो रहा है, ठीक है। अब पंजाब के बारे में कुछ समझते हैं। पंजाब में उस समय जो मेन अधिकारी होता है, उस मेन अधिकारी को कहा जाता था लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में इसको कहा जाता था एलजी। उस समय पंजाब के जो एलजी थे वो थे आपके गवर्नर माइकल डायर। पूरा नाम का शॉर्ट फॉर्म दिखाया गया, तो इनके इतिहास में ओ डायर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। माइकल ओ डायर का पूरा नाम। अब माइकल डायर ने उनको लगा, उन्होंने एक रिपोर्ट दिया अपने ब्रिटिश गवर्नमेंट में कि हो सकता है कि मई के आखिरी तक आते आते पंजाब में विरोध प्रदर्शन इतना ज्यादा बढ़ जाए कि 1857 का क्या हो, क्रांति की संभावना की तरह एक घटनाक्रम घटित हो जाए, ठीक। उसी समय 9 अप्रैल का तिथि आ जाता है। गांधी जी 8 तारीख को गिरफ्तार हो गए हैं। उसके विरोध में हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने के लिए 9 अप्रैल जिस दिन रामनवमी होता है, एक बड़ा हिंदू मुस्लिम क्या किया जाता है, रैली निकाला जाता है। कुछ बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। 10 अप्रैल में इन्हीं बड़े नेताओं की गिरफ्तारी को वापस करने के लिए, ठीक है, 10 अप्रैल 19 को अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर के निवास पर एक विरोध प्रदर्शन किया जाता है, ठीक है। इनके जो प्रसिद्ध नेता, जो लोकल नेता थे, वो थे डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किलचू, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, इनको वापस किया जाए, इनको नजरबंद से हटाया जाए, इनको रिहा किया जाए, इसकी मांग को लेकर के ये प्रदर्शन होता है 10 अप्रैल को। अब ये धीरे धीरे प्रदर्शन हिंसात्मक हो जाता है, इसमें कुछ भारतीय और कुछ यूरोपीय लोग मारे जाते हैं। लगभग 5 यूरोपीय व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है और करीब 8 से 20 तक भारतीयों की मृत्यु हो जाती है। अब ये घटनाक्रम 10 अप्रैल हिंसात्मक होने लगा है। अब जनरल जो समय एलजी थे, ओ डायर, एलजी कौन है उस समय, ओ डायर। अब ओ डायर को लगने रहा है कि अब हमारे हाथ से परिस्थिति निकल जा रही है, अब पुलिस इस पर कंट्रोल नहीं कर पाएगी, तो वो क्या करते हैं, 11 अप्रैल को सारा कार्यभार सौंप देते हैं सेना को, और अमृतसर में और पंजाब में क्या होता है, मार्शल लॉ लागू किया जाता है। जब सेना को कमांड सौंप देते हैं, तब कमांड आता है किसके पास, एक सैन्य अधिकारी होता है कर्नल आर डायर, रेजिडेंट डायर। तो मतलब ओ डायर ने कमांड किसको सौंप दिया, सेना अधिकारी कर्नल आर डायर को सौंप दिया। अब आर डायर अपनी सेना लेकर के एंट्री कर जाता है, कहां, 11 तारीख को पंजाब में अपनी सेना लेकर के एंट्री कर दे रहा है, ठीक है। करीब 1000 से ज्यादा वो सैनिकों को लेता है, फ्लैग मार्च करता है 11 मार्च को। और पंजाब में जब इस मार्शल लॉ लागू किया जाता है, तो कुछ 3-4 नियम बनाए जाते हैं, जैसे नागरिकों की जो स्वतंत्रता था उसको प्रतिबंधित कर दिया जाता है। कहीं भी आपको 4 से ज्यादा लोग एक सभा इकट्ठा नहीं हो पाएंगे, और आर डायर अब कमांड लेकर के घूमना शुरू कर देता है, ठीक है। अब ये बात फैलने लगता है कि अब तो अमृतसर में कर्फ्यू लग गया, ठीक है। 12 तारीख को क्या होता है, पंजाब में विरोध प्रदर्शन किस तरह किया जाए आगे चल करके, क्योंकि यहाँ पर अब क्या हो गया, मार्शल लागू हो गया है। इसको लेकर के हिंदू कॉलेज में एक गुप्त मीटिंग होता है अमृतसर में। इसका आयोजन किसने किया था, डॉक्टर मोहम्मद बशीर ने किया था। और ये डिसाइड किया जाता है कि अगला दिन कौन सा है, 13 अप्रैल को। अगले दिन 13 अप्रैल को पंजाब का बहुत बड़ा धार्मिक त्योहार है, वो है वैसाखी का त्योहार। वैसाखी के त्योहार में क्या होता था, पहले से यहाँ पर अलग अलग अमृतसर के बाग में जुलूस लगता था, ठीक है, अलग अलग मेला लगता था, जिसमें शहर के लोग और गांवों के लोग इस मेले में प्रतिभाग करने के लिए आते थे। अब इनको भी बढ़िया मौका दिखता है, इनको लगता है कि अगर इस मेले में जाकर के हम लोग अपनी विरोध प्रदर्शन करेंगे तो हमारा प्रभाव और ज्यादा बढ़ेगा। और ये निर्णय लिया जाता है कि अगले दिन जो 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग, एक बहुत बड़ा बाग अमृतसर में था, रिहायशी इलाकों के बीच में था, अगर वहां पर हम लोग अपना विरोध प्रदर्शन करें और 4:30 बजे एक बैठक करें तो हमारा प्रभाव गांव तक पहुंच जाएगा, हमारी मांगे गांव तक पहुंच जाएंगी। अब निर्णय लिया गया।
अब ये मीटिंग की सूचना, इस विरोध प्रदर्शन की सूचना कोई मुखबिर कहाँ दे देता है? जा करके जनरल आर डायर को दे देता है कि अगले दिन मेला लगने वाला है, आप कहें कि 4 लोग से ज्यादा आएंगे नहीं, और वहां तो पूरा का पूरा जलसा होगा। ठीक है, 13 अप्रैल का दिन आ गया। अब गांव के लोगों को तो मालूम हुआ नहीं, ठीक है, ना इंटरनेट है ना व्हाट्सएप है, वो लोग तो मेला मनाने के लिए गांव से शहर में आते हैं और धीरे धीरे जलियांवाला बाग में इकट्ठा होने शुरू होते हैं, क्योंकि वहां पर मेला लगने वाला था। ठीक है, और वहीं पर यह प्लानिंग क्या किया गया था कि हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। 9:30 बजे के करीब जनरल आर डायर को सूचना मिलता है कि वहां पर करीब 3,500 के करीब लोग जनसंख्या हो गया, और धीरे धीरे शाम होते होते वहां पर गैदरिंग हो जाता है, संख्या हो जाता है करीब 20,000 के करीब। ठीक है, सभा भी हो रहा है, विरोध का समय भी था 4:30 बजे। तब जनरल आर डायर अपनी पूरी की पूरी फोर्स लेकर के, जिसमें करीब 90 भारतीय सैनिक थे और 2 टैंक या तोप लेकर के पहुंच जाता है जलियांवाले बाग के पास। और वो तोप बेचारा सकरी गली था, आगे हम लोग फिगर में देखेंगे, एंट्री पॉइंट नहीं था, तो क्या कहता है, तो बाहर छोड़ देता है, सशस्त्र सैनिकों को अंदर ले जाता है, अब बिना कोई चेतावनी दिए उन पर फायरिंग करने लगता है। और 10 मिनट तक लगातार फायरिंग किया गया, जिसमें करीब 1500 राउंड गोली चला और कई लोग मारे गए। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये वो जगह है जहां पर क्या है, जलियांवाला बाग कांड का देखिए, ये वो सकरी गली है जहां से एंट्री करना था। चूंकि अभी बताया थे हम रिहायशी एरिया में था, तो बाकी सब जगह था, या तो बिल्डिंगें थी या जो गेट थे वो बंद थे, और अंदर और बाहर जाने का यही पतला रास्ता था। ठीक है, अब यहीं पर वो क्या होगा, अपने सैनिक ला करके वो खड़ा कर देगा। जलियांवाला बाग कांड के अंदर देखेंगे कुआं है ये, जब ये गोली फायरिंग करने लगता है तो लोग भागना शुरू करते हैं। जब कहीं भागने का जगह नहीं मिलता है तो इसमें लोग कूदना शुरू करते हैं, पहला आदमी कूदता है, दूसरा आदमी कूदता है, और इतने ज्यादा लोग कूदते हैं कि पूरा का पूरा लाशों से पड़ जाता है। ठीक है, तो जितने लोग गोलियों से नहीं मरे, उससे ज्यादा लोग इस कुएं में कूदने के कारण मरे। अगले पूरे शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है, कोई गाड़ी नहीं चल रहा है, तो कई लोगों को जो उनको गोली लगी थी उनको प्रॉपर उपचार नहीं मिलने से, क्योंकि अस्पताल सारे बंद हैं, ले जाने का कोई साधन नहीं है, तो कई लोग तो घायल होते हुए भी आगे चल करके मर जाते हैं। ठीक है, अब हताहतों की अगर संख्या दिया जाए तो उसमें 2 डेटा आपको मिलेगा। पहला, जो आगे चल करके हंटर कमीशन बनता है उसके अनुसार क्या है, और बाकी भारतीयों के अनुसार क्या है। जो हंटर कमीशन या ब्रिटिश जो ऑफिशियल अभिलेख है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, करीब 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, 379 लोग शहीद हुए हैं, जिसमें 337 पुरुष हैं, 41 नाबालिग लड़के रहते हैं, और एक 6 सप्ताह का छोटा सा बच्चा भी रहता है। ठीक है, अनाधिकारिक आंकड़े कहा जाए तो लगभग 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। पंडित मदन मोहन मालवीय, जिनके तत्वाधान में कांग्रेस ने क्या किया था, एक तहकीकात कमेटी बनाया था, उसने अपनी रिपोर्ट में बताया कि लगभग 1300 लोग मारे गए थे। उसी समय अमृतसर के एक तत्कालीन सिविल सर्जन थे डॉक्टर स्मिथ, उनके अनुसार कहते हैं कि लगभग 1800 के ज्यादा लोगों की संख्या मरने वालों की संख्या थी। इस तरह नृशंस हत्याकांड पूरे अब तक भारतीय इतिहास में नहीं हुआ था, जिसकी हर जगह क्या होने लगा, निंदा होने लगा। अब इसके फलस्वरूप क्या परिणाम होता है, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अब धीरे धीरे परिणाम देखिए क्या हो रहा है। जब इस बात की चर्चा हर जगह पहुंचने लगता है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जब इसकी बात, इसका परिणाम सुनते हैं, तो रविन्द्रनाथ डिसाइड करते हैं और क्या करते हैं, वो इसके विरोध के फलस्वरूप उनको एक उपाधि मिला था, उस उपाधि को वो क्या करते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, अपने नाइटहुड की उपाधि को वापस कर देते हैं अंग्रेजों को। इधर गांधी जी इसके विरोध प्रदर्शन में आगे जब हिंसात्मक हो जाता है, तो हम पढ़ेंगे कि उन्होंने जो सत्याग्रह सभा था उसके आंदोलन को भले ही बंद कर दिया हो, लेकिन आगे चल करके 1920 में एक नया आंदोलन चलाते हैं, असहयोग आंदोलन, जिसके बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, सरकार का प्रेशर पड़ने लगा कि आप इसकी जांच करवाइए। ठीक है, उस कंडीशन में 14 अक्टूबर 1919 में भारत सरकार ने पंजाब की अमृतसर की घटना और बाकी पंजाब में जो मार्शल लॉ लगा हुआ था, इसकी जांच के लिए एक आयोग गठित किया। इस आयोग को कहा गया, हंटर आयोग कहा गया। बाद में चल करके 13 मार्च 1914 में उधम सिंह, पंजाब के एक व्यक्ति, ये क्या करते हैं, जनरल जो एलजी रहते हैं, ठीक है, जनरल कौन होते हैं, ओ डायर, उनके क्या कर देता है,
जा करके जनरल माइकल ओ डायर की क्या कर देता है, गोली मार करके लंदन में हत्या करता है 1940 में। 1919 घटना का बदला क्या लेता है, 1940 में लंदन के कैप्स्टन हॉल में क्या करता है, उनकी गोली मार के हत्या कर देता है। ठीक है, जिनको 31 जुलाई 1940 को उधम सिंह को क्या किया गया, फांसी की सजा दी गई। गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू जी ने उधम सिंह के इस कार्यनामे की निंदा की थी, क्योंकि ये क्या थी, एक उग्रवादी और आतंकवादी घटना थी जिसमें किसी अंग्रेज अधिकारी की हिंसात्मक रूप से हत्या की। अब इसके जांच के लिए देखिए क्या बनता है, इसके जांच के लिए हम पढ़े हैं कि 1919 में क्या हुआ, कमेटी बनी थी। उस कमेटी का नाम क्या गया था, हंटर। इसके जो अध्यक्ष थे उनके नाम के आधार पर इसका हंटर कमीशन हुआ। वो अपना रिपोर्ट सौंपता है। रिपोर्ट में दो चीजें की गई। रिपोर्ट में कहा गया कि जो उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, एलजी जो थे, जनरल ओ डायर थे, वो निर्दोष है, उनका कोई गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना का पूरा पावर किसको सौंप दिया था, जनरल आर डायर को। तो गलती किसी है, जनरल आर डायर। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज कहा गया उस रिपोर्ट में, उसमें कहा गया कि जनरल आर डायर की निष्ठा पर तो शक नहीं किया जाता। उसने जो ये काम किया उसके पीछे जो मोटिव था वो तो सही था। वो हो सकता है गदर हो सकता था, हो सकता है बहुत बड़ा क्रांति हो सकता था, तो उसकी निष्ठा पर तो शक नहीं किया जाता है। लेकिन जो उसने कदम उठाए उससे कम कठोर कदम उठा करके भी कार्य कर सकता था। मतलब उसको गोलीबारी करने की जरूरत नहीं थी। अगर वो लाठी चार्ज करता तब भी क्या हो सकता, वो काम कर सकता था। और दबाव बढ़ने पर 1920 में जो जनरल आर डायर थे उनको पदोन्नति कर दिया, पदोन्नति नहीं, उनका डिमोशन कर दिया गया और उनको क्या किया गया, पद से हटा दिया गया, कर्नल कर दिया गया। और बाद में ज्यादा दबाव पड़ने पर भारत से उनको वापस कहां भेज दिया गया, ब्रिटेन भेज दिया गया। अब हाउस ऑफ कॉमन्स, इसकी जब चर्चा इंग्लैंड में पहुंचती है तो हाउस ऑफ कॉमन्स, जिसमें कॉमन लोग इंग्लैंड की जनता थी, उसने तो निंदा किया। लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जिसमें राजशाही परिवार के लोग रहते थे, जिसमें जमींदार वर्ग के लोग रहते थे, उसने क्या की, इस घटनाक्रम की प्रशंसा की। ठीक है, उन्होंने आर डायर के कारनामों की प्रशंसा की कि इसके कार्यों से फिर से एक क्रांति होने से भारत में रुक गया। वहां की मीडिया में उसको हीरो की तरह प्रस्तुत किया गया। ठीक है, लेकिन बाद में जब सरकार पर दबाव बढ़ता है तो क्या होता है, 1920 में इनको क्या करना पड़ता है, इस्तीफा देना पड़ता है। कांग्रेस ने भी एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी का नाम था तहकीकात कमेटी। उसके अध्यक्ष कौन थे, मदन मोहन मालवीय। इन्होंने भी इसकी निंदा की और उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड की और रॉलेट एक्ट की, इन सारे कार्यों की क्या की थी, निंदा की थी। इस प्रकार देखते हैं कि इसका दूरगामी परिणाम आता है और इसमें पूरे भारत में एक नई क्रांति की शुरुआत होती है, जो आगे चल के गांधी जी एज ए हीरो सामने आते हैं और उनके तत्वाधान में असहयोग आंदोलन चलता है। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आपको रहेगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जांच के लिए कौन सी कमेटी बनी थी और जलियांवाला बाग हत्याकांड का परिणाम क्या हुआ। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।